बिना अर्थ समझ में आए भी आप आसानी से फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं। कैसे? ग्रामर का हेल्प लेके, मतलब पेयरिंग ट्रिक्स हम सीखेंगे, कैसे हम पेयर करते हैं शब्दों को, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, जैसे यहाँ पे लास्ट वर्ड हमें देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है? इज लिखा है ना, क्लाइमेट चेंज इज, लास्ट में देखिए इज लिखा है ना। अब ऑप्शन देखने के पहले आपके दिमाग में तुरंत रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि इज है, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आ सकता है ग्रामर के हिसाब से। चाहे तो अगर मेन वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, पैसिव में अगर होगा तो V3 आएगा, और अगर ये खुद ही मेन वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, तो आगे कॉम्प्लीमेंट आएगा, है ना। समझ गए? लास्ट वर्ड देखना है, हम पेयरिंग बनाना सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चारों वर्ड्स के लास्ट में देखिए, जैसे यहाँ पे कोई भी एक वर्ड को देख लीजिए, जैसे अर्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ अर्थ के ऊपर पॉजिटिव साइन है ना, तो आपके दिमाग में क्या जवाब आया है? कुछ जवाब आया है? अर्थ अगर लिखा है तो आपके दिमाग में जवाब आ रहा होगा कि पॉजिटिव साइन है, अर्थात आगे नाउन आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ, है ना। अब यहाँ लास्ट में प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन ही होता है ना। तो इनमें से कोई भी एक को आप पकड़ के बना सकते हैं। अब जरा इससे जरा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। बर्निंग ऑफ, तो किस चीज का बर्निंग ऑफ होगा? आगे नाउन जरा देखिए क्या होना चाहिए, जरा देखिए तो खुद से। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अब आपने बहुत आसानी से पकड़ लिया कि बर्निंग ऑफ है, तो ऑफ के बाद नाउन होगा। और फोसिल फ्यूल्स यहाँ सही लग रहा है, फोसिल फ्यूल्स यानी फोसिल क्या, यानी जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हुआ जो धरती से प्राप्त होता है, वो गैस हो गया, नेचुरल गैसेस हैं जो धरती से निकलने वाली, और पेट्रोलियम है, केरोसिन ऑयल है, तो उसको हम फोसिल फ्यूल बोलते हैं। तो एकदम पेयरिंग ट्रिक कितना आसान है, कितना ग्रामर आपको हेल्प कर रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है आर, इसके बाद एस होगा, इतना तो पक्का पता हो गया। तो सारा मत देखिए ना, आर के बाद एस होगा, इसको देख लीजिए जरा, और ऑप्शन में जरा ढूंढिए, यानी आर के बाद एस कहाँ पे है? और तो कहीं नहीं, 2 जगह है। आर के बाद एस यहां भी है, और आर के बाद एस यहां भी है ना। चलिए, आर के बाद एस होगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब जरा यहां पे देखिए, यहां अर्थ लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइन है ना। हाँ, गुड। तो नाउन ही चाहिए, तो नाउन यहाँ पे एक ही है, यानी क्यू के बाद पी होगा। समझ में आया? अब जरा बताइए क्या होना चाहिए। अब यहां से लिंक कर लीजिए ना, क्लाइमेट चेंज इज। अब इज के बाद कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अ ब्रॉड टॉपिक, तो क्लाइमेट चेंज यहाँ के बाद ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, अ ब्रॉड टॉपिक, यानी कि क्यू से शुरू हो रहा है, और क्यू के बाद यहाँ क्लाइमेट आ रहा है, तो क्यू के बाद पी हो रहा है, और यहाँ पे क्लियर हो गया कि आर के बाद एस होगा, यानी क्यू पी आर एस, यानी कि 4th हो गया ना। और अभी तक हमने कोई इसका मीनिंग नहीं समझा है, कोई अर्थ भी नहीं समझा है, और फिर बन भी गया। देखिए ग्रामर कितना हेल्पफुल है, यानी कि हमें ग्रामर के न्यूएंसेस जो हम पढ़ते हैं उन्हीं को ध्यान में रख के हम सारे सवाल बना लेते हैं। अब जरा अर्थ समझ लेते हैं, ये वाला ऑप्शन सही हुआ ना। हाँ, मतलब ऐसे आप देखिए, मतलब ट्रिक समझना है एग्जाम के हिसाब से। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि भले ही आप की तैयारी पूरी ना हो, तैयारी कभी भी मुकम्मल नहीं होती है, हमेशा अधूरा रहता है। हमेशा स्टूडेंट्स को लगता है कि 6 महीना और मिल जाता है, 2 महीना और मिल जाता है। मैं कह रहा हूं अधूरी तैयारी के साथ भी अगर आपका माइंड लॉजिकल है, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो आधी अधूरी तैयारी के साथ भी आप टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जीतने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आई? अभी तक पूरा हमने समझा भी नहीं और बना भी दिया, और 100% श्योर है कि 100% सही ही होगा, है ना। ये हम ग्रामर हमें ना वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, वो एकदम डिफिनेटनेस
डाल रहा है दिमाग में कि नहीं यही होना चाहिए। तो अब ये बताइए, अब जरा पढ़िए, क्लाइमेट चेंज इज, यानी यहां से आप पढ़िए। अब ये रीडिंग स्किल जब हम डेवलप करते हैं तो पहला सेंटेंस ही हमें आइडिया मिल जाना चाहिए ना। यानी जलवायु परिवर्तन क्या है, एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, जिसमें इंक्लूड करता है पीरियोडिक अल्टरेशंस, यानी हर एक अलग अलग पीरियड में इसमें चेंज आता है। अल्टरेशन का मतलब जैसे कपड़ा का अल्टरेशन कराते हैं ना, अल्टर कराते हैं, तो अल्टरेशन का मतलब चेंज, यानी कि समय समय पे बदलाव होता है। कहाँ पे, अर्थ के क्लाइमेट में, अर्थ के पॉजिटिव साइन, ये हमारा डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्लाइमेट है, इसमें बदलाव आता है धरती के जलवायु पे, और किसके कारण से, नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन। इसमें और भी कई चीजें होती है, क्या क्या होती हैं, अब आगे देखिए। इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा, इन द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी नेचुरल फोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसके लिए जिम्मेवार है। जैसे हम ही लोग जलाते हैं ना, क्या जलाते हैं, फोसाइल फ्यूल्स बहुत ज्यादा मात्रा में जलाते हैं ना, एंड चेंज करते हैं लैंड कवर, जैसे मतलब हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के लिए, और क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में भी हम बदलाव ला रहे हैं, जैव विविधता में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। यानी कि ये दोनों, अब ये पूरा कहानी का जो ये पूरा जो थीम है, क्रक्स से समझ में आया पूरा अच्छे से। हाँ, ऐसे करके हम बढ़ते हैं। क्या इसी तरीके से अगला ट्राई करेंगे, अवश्य करेंगे। चलिए इसको जरा देखिए, और देखिए कि कौन सा ट्रिकी पेयर बन रहा है। ग्रामर की सहायता से समझने का प्रयास नहीं करना है, इसमें ओपनिंग सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। यहां पे लास्ट में आइए, यहां देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में क्या आया, एंड आया, तो आपके दिमाग में आएगा ना एक बात कि एंड तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम क्या होता है, जिसको भी जोड़ेगा उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे देखिए यूरोपियन पुअर लॉज, तो लास्ट में नाउन है, यानी ये नाउन हो गया। चैरिटेबल एंड, अब यहां पे देखिए एंड के पहले क्या है, एडजेक्टिव है ना, तो इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा, या एक तरह से मतलब ये दोनों मिलके एक नाउन फ्रेज बनाएगा, लेकिन इसके बाद तो एडजेक्टिव ही आएगा। सही है ना, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में फाइनली नाउन बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यूरोपियन एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन लास्ट में नाउन ही है ना। तो इसमें भी एडजेक्टिव आएगा लेकिन लास्ट में नाउन ही आएगा, तभी तो नाउन फ्रेज बनेगा, नाउन फ्रेज का श्रृंखला चलेगा। हाँ, नाउन ही का श्रृंखला चलना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि एंड है तो पहले एडजेक्टिव है तो बाद में एडजेक्टिव आएगा, लेकिन इस श्रृंखला पे भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। चलिए, तो इसके हिसाब से हमारा हो रहा है, कौन सा आ रहा है आगे देखिए, बिल्कुल सही है। यहां देखिए ए मिशनरी एक्टिविटीज, तो लास्ट में देखिए नाउन है ना, और नाउन के पहले वाला वर्ड तो स्वतः ही एडजेक्टिव हो जाता है ना। तो ये क्लू हमारा सही हो रहा है कि पी के बाद आर हो जाएगा, पी के बाद आर हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये श्रृंखला हम ये वाला जो है ना एक क्लू का काम कर रहा है। जैसे सड़क पे चलते हैं ना, तो जैसे रोड साइन जो काम करता है वही काम रीडिंग स्किल्स में हमारा कंजंक्शन करता है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एंड है ना, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे सच एस के बाद क्या है, घाना एक देश का नाम है, जमैका एक देश का नाम है, इंडिया एक देश का नाम है, तो आगे भी एक देश का नाम होगा ना। तो कौन सा है देश आगे, कहाँ पे है लिखा हुआ शुरू में, फिलीपींस। अब फिलीपींस में देखिए लास्ट में एस लगा है ना, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो कोई भी देश का नाम जो प्लूरल फॉर्म में है तो द लगता है। तो ये ग्रामर का नियम बताता है। लेकिन यहाँ पे जो हम सीरीज देख रहे हैं, श्रृंखला देख रहे हैं, जैसे यहाँ हमने श्रृंखला देखा कि नाउन का सीरीज बन रहा है, उसी तरह से यहाँ भी नाउन का सीरीज बन रहा है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद एस।
तो हमने अर्थ तो नहीं समझा, और फिर भी बन गया, 100% एक्यूरेट हो गए। कितना मजा आ रहा है कि नहीं, है ना? हाँ हाँ, समझने की जरूरत भी नहीं है, हमें एग्जाम नौकरी चाहिए ना, नौकरी चाहिए तो आपको ट्रिक्स से भी काम कर सकते हैं, फिर बाद में हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम पूरा पढ़ तो रहे हैं। मैंने हमेशा बोला है कि एग्जाम की तैयारी हमेशा स्टूडेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अधूरी रहती है, उसे हमेशा और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी भी पल अगर एग्जाम आ जाए आपके जीवन में अकस्मात, तो आप एग्जाम पास करेंगे, बशर्ते कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए विनिंग एटीट्यूड कि कैसा भी एग्जाम है मुझे सही करना है, दिमाग लगाएंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अब मैं जैसे हम लोग की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, यहाँ पे सैटरडे संडे को भी मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे संडे को लाइव क्लास यूट्यूब पे हम लोग लेंगे। यानी कि कल सैटरडे है, संडे है, तो उस दिन भी हम लोग जैसे डिटर्मिनर का ही प्रैक्टिस कर लिए, या कुछ रीडिंग का कर लिए, या कुछ वोकेबलरी का, यानी कि मिसलेनियस रहेगा, कुछ रैंडम टॉपिक कुछ उठा के हम आएंगे और कुछ बताएंगे। सही है ना? ठीक है। हाँ, कल से शुरू करें, मतलब 7 दिन हम लोग एंगेज रहेंगे। और 7 अप्रैल से जो क्लास चल रहा है वो तो बहुत ही नायाब क्लास है, उसमें बच्चों को अगर उसमें नहीं सीखा तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो उसमें तन मन धन सब लगाऊंगा। अगर फिर भी अगर कहीं कमी रह गया है तो वो समझिए कि बच्चों की तरफ से कमी है, क्योंकि मैं तो कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं श्योर हूं कि ये जो कोर्स होगा, क्योंकि लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी तो बनता है, पूरी जिंदगी वो कोर्स चलेगी, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा। ठीक है ना? तो अब जरा पढ़ लीजिए, मिला के देख लीजिए, पढ़ के देखिए। अब यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रहा है? देखिए, पहले ऐसे ऑप्शन ढूंढ लीजिए। हमने ढूंढा था ना कि क्यू के बाद एस होगा, क्यू के बाद एस कहाँ पे है? क्यू के बाद एस यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी है। 2 होता तो हमें ढूंढना पड़ता है, यहीं पे है, यानी पहला आंसर सही हो गया ना। अब सही है कि नहीं जरा पढ़ के देख लीजिए। इन फॉर्मर कॉलोनीज, कॉलोनी किसको कहते हैं? जैसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में, फ्रेंच साम्राज्य के अधीन में बहुत सारे देश को उसने अपना उपनिवेश बनाया था, उसको कह रहे हैं कि पहले के जो कॉलोनीज थे ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, जिसमें घाना था, जमैका था, इंडिया था और फिलीपींस था। जो बेसिक वेलफेयर सर्विसेज था grew out of modified various version of the European poor law। तो यहाँ पे जो यूरोपियन का जो लॉ था, कानून था, वो बहुत ही पुअर था और उसी का मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पे लागू किया गया था। चैरिटेबल एंड मिशनरी एक्टिविटीज, यानी कि चैरिटेबल और मिशनरी एक्टिविटीज और इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीजर्स, यानी कि जो पश्चिम के जो जुवेनाइल का मतलब वैसे तो होता है युवा, यानी कि जो वेस्टर्न के जो बिल्कुल नए नए जो जस्टिस के जो प्रोसीजर थे वो सब यहाँ पे लागू किए गए। समझ गए ना? तो इस तरह से हमारी कहानी बनती है। इसमें कोई डाउट है? तरीका कितना अच्छा है ना? तो हर चीज का तरीका होता है, चाहे PQRS बना रहे हैं उसका होता है, रीडिंग स्किल्स करते हैं उसका होता है, और पैसेज बनाते हैं उसका होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी या ट्रिकी चीज है मैं बताऊं, हर बच्चा ना रीडिंग स्किल छोड़ के आता है एग्जाम में। हाँ, ये सच है कि मतलब 96-7% बच्चे रीडिंग स्किल छोड़ के आते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे। और जो बच्चे रीडिंग स्किल्स बनाते हैं वही टॉपर्स के लिस्ट में होते हैं। ये सीक्रेट है सक्सेस का। जो सबसे आसान चीज है, जिसमें आपको पहले से कोई तैयारी नहीं करना, बस दिमाग लगाना है, लेकिन वहां इतना नर्वसनेस है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, डिफिडेंस इतना भरा हुआ है कि वो उस चीज को कर ही नहीं पाते। ये जान के बड़ा रिडिकुलस लग रहा है ना, बहुत हास्यास्पद कि अरे ये कैसे छोड़ के आता है, और यही सफलता का बेसिस है। बात समझ में आ रही है? हाँ, यही है सफलता का बेसिस। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में, क्योंकि आप जैसे आप
टीचिंग का टीजीटी पीजीटी के लिए भी पढ़ते हैं, तो हर वर्ड का पहचान ही तो पूछा जाता है। आज जो एसएससी में बदले नियम है, हर शब्द का आपको पहचानना है ग्रामेटिकल वैल्यू, बस बन गया। शुरू से हम इसी पैटर्न को ही लेके चलते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन बात यह है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जब सबसे बड़ी कमजोरी या अपनी कमी जब आप जान जाते हैं ना, तो फिर आप रुकते नहीं हैं। सही है ना? तो अपनी कमी को जानना सबसे बड़ी बात है। ऑफलाइन क्लास में क्या था कि अपना रूटीन फॉलो करना है, गए अपना अच्छे से पढ़ा दिए। वहां पे बच्चे आपको खुद ही एक्टिव कर देंगे, क्योंकि वो तरह तरह के सवाल करेंगे। और उसमें भी दिल्ली में मुखर्जी नगर में सब क्रीमी बच्चे आते हैं, सब क्रीम एकदम, मतलब माइंड से बहुत ही जीनियस। तो स्वतः चलता था। और ऑनलाइन में क्या है कि छोटे मोटे जो टीचर्स हैं, उछल कूद करके कंसिस्टेंट रह के, एक उनका सबसे अच्छा गुण था, कंसिस्टेंट है। बाकी आता नहीं है, वो चीज पढ़ाते हैं जिनका ग्रामर से कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन बने हुए हैं नंबर 1। लेकिन आने वाले समय में मैं भी अपनी कमी को पूरा करूंगा, खत्म करूंगा, एलिमिनेट कर देंगे, कर दिए, और हम भी अपना रेगुलर काम करेंगे। ठीक है ना? हाँ, यूट्यूब पे पूरा नहीं डाल रखे हैं। हाँ, वो लगता है कि मतलब वैसे डाला हुआ है, लेकिन सारा कुछ सीक्वेंस से नहीं डाले हैं। तो अब तो ये क्या कम बड़ी बात है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे से गलती हुई है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन का टीचर हूं, मैं ऑनलाइन का टीचर नहीं हूं। आज के जेनजी वाले बच्चों के सामने मैं बिल्कुल गुरु जी हूं, ये टेक्निकल गुरु नहीं हूं। तो ये ऑनलाइन वगैरह में आने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने माइंडसेट कुछ, हाँ, अब सब ऑनलाइन चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम भी बदल लेंगे। अब जरा इसको देखिए, तो उसी ट्रिक पे बनाइए। लास्ट वाला वर्ड देखिए, मतलब कोई शुरुआत में कौन सा सब्जेक्ट होगा ये सब छोड़ के पहले आप देखिए लास्ट वर्ड। देखिए यहाँ हैपन है ना, तो आपने बहुत सारा वर्ड पढ़ा था ना कि हैपन है, वांट है, इस सब के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, पढ़ा था कि नहीं? तो हैपन के बाद इंफिनिटिव कहाँ पे लिखा हुआ है? सेकेंड में। यानी इतना क्लियर हो गया कि ए पी वाला जो है, इसके बाद जो पेयरिंग बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? इसके बाद जो पेयरिंग बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू बन रहा है। इतना क्लियर हो गया ना? अब वहां देखिए, पी के बाद क्यू एक यहाँ है और एक यहाँ है, दो ही है, यानी कि दो तो हमको सेकेंडों में, मतलब ये दो ऑप्शन को खत्म कर दिए ना, 2 और 4। इसको कहते हैं एलिमिनेटिंग सिस्टम। हमने एलिमिनेट कर दिया 2 ऑप्शंस को, 2 वाला ऑप्शन नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा? 4 वाला नहीं होगा। यानी कि अब देखना है इन दोनों में। अब ये देखिए, लास्ट वाले से हमने तुरंत बना दिया, मंजूरी जी। लास्ट वाले से। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहां लिखा हुआ है स्मॉल, ठीक है ना? और यहां लिखा है लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? जैसे, जैसे। यानी यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पे उदाहरण है जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं ना जो हमेशा फ्लोटिंग करता रहता है समुद्र में, बड़े बड़े मूंछ निकले हुए होते हैं, एंटीना के जैसा, है ना? तो ये जू प्लैंकटन नाउन है। क्या है? नाउन है। तो ये कॉमा है, तो कॉमा के बाद भी तो नाउन होना चाहिए, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा देंगे तो हो जाएगा ना नाउन फ्रेज। तो स्मॉल के बाद नाउन खोजिए तो कौन सा है? कोरल है। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसके बाद ये वाला आएगा और इसके बाद ये वाला आएगा। हमने पूरा पढ़ा भी नहीं ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने आंसर बना दिया 100% सही। अब जरा आंसर चेक कर लीजिए। अब ये है कि कौन सा पहले आएगा, पी के बाद क्यू आ रहा है, ये लास्ट में है, तो एस आर पी क्यू देखिए, सॉरी आर एस पी क्यू देखिए, एट नाइट, रात में, ये वाला हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हो गया। यहाँ पे ये तो ठीक है, इसके बाद ये वाला तो ठीक हो गया, और उसके बाद है टू बी फ्लोटिंग नेमटाइस। अब यहाँ पे नेमटोसाइट्स के बाद ये आ रहा है नेमटोसाइट्स, उनको नेमटोसाइट्स कहा जाता है। तो नेमटोसाइट्स में कौन आ जाएगा, ये नेमटोसाइट्स में आ जाएगा ये वाला, इसके बाद ये वाला ऑप्शन आ रहा है। और जो छोटे छोटे जो जीव हैं जो समुद्र में तैरते हैं वो होता है स्मॉल फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन टू बी, यानी कि इससे शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, और स्मॉल के बाद दो नाउन था ना, ये भी था और ये भी था, लेकिन अर्थ के हिसाब से ये वाला फिट बैठ रहा है, यानी यहाँ पे आर हो जाएगा, फिर इसके बाद पी हो रहा है, उसके बाद ये आ रहा है और ये लास्ट में आ रहा है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, आर पी क्यू एस, यानी कि ये, हाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन सही है, ये गलत मैंने बता दिया, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब जरा पढ़िए इसको, रात में, एट नाइट कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म, कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक जू प्लैंकटन, a small fish or other potential food item that happen to be floating by with stinging cells called nematocytes। यानी कि रात में कैप्चर टाइनी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे छोटे जीव को कहते हैं, जैसे जो मैकोप्लैंक्ट है, छोटी मछलियां हैं, और समुद्र में और भी बहुत सारे फूड आइटम होते हैं। वो क्या करता है, तैरता रहता है, वो तैरता रहता है, और आगे जो है ना स्टिंग मतलब धागा जैसा निकला होता है, स्टिंगिंग सेल इसको कहते हैं, और उसको एक साथ इस तरह के सारे जीव को एक नाम दिया जाता है नेमेटोसाइट्स। और नेमेटोसाइट्स में जैसे मूंगा मोती ये सब होता है ना, कोरल्स को कहते हैं मूंगा मोती, जैसे कोरल रीफ भी होता है जिससे बड़े बड़े चट्टान के जैसा मतलब बनाता है मिलजुल के। आर प्रीडेटर्स, ये जो कोरल्स होते हैं ना प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है, शिकारी। और दे एक्सटेंड देयर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स कहते हैं जैसे बहुत सारे जीव जंतु समुद्र में देखते हैं ना, उसके ऐसे बाल जैसा एकदम पतला सा निकला रहता है, उससे मतलब महसूस कर लेता है कि कौन मेरा प्रे है, और ये प्रीडेटर उसका शिकार कर लेता है। तो इस तरह से हमें हाँ उसको टेंटिकल्स कहते हैं। और नेमेटोसाइट जितने भी ये जो कोरल्स वगैरह हैं, और जो नए वर्ड मिलेंगे ना उसको लिख लीजिएगा, जैसे कोरल का मतलब क्या हुआ, मूंगा हो गया। प्रीडेटर का मतलब क्या हो गया, प्रीडेटर शिकारी, जैसे बोलते हैं ना प्रीडेटरी वर्ड, प्रीडेटरी एनिमल। और टेंटिकल का मतलब क्या हुआ, पतला धागा जैसा जो रहता है एंटीना, उसको कहते हैं। फ्लोट का और स्विम में क्या अंतर होता है, स्विम का मतलब मेहनत करके तैरना, और फ्लोट का मतलब स्वतः तैरना, स्वतः मतलब जैसे जलीय जानवर है। हाँ, और स्टिंगिंग का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स, यानी वो सेल्स जिसमें धागा जैसा हर में निकला होता है उसको कहते हैं। स्टिंग का मतलब धागा ही होता है ना। तो ये चलिए एक बार फिर से ट्राई करिए, अपने से देखिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में देखिए विथ लिखा हुआ है, यहाँ वाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे 8.6% है, और यहाँ वांट्स लिखा हुआ है।
तो इनमें से कोई से जो जल्दी से आपका दिमाग जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वांट्स के बाद क्या होता है? वांट्स के बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और नॉन फाइनाइट अगर लिखना होगा तो इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा। तो इन्फिनिटिव खोजिए। आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू सिंग बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ के बाद तुरंत यहाँ पे लिंक हो गया ना, माइंड रीडायरेक्ट कर दिया आपको। जैसे ही क्लू आया रीडायरेक्ट हो गया कि वहां पे जाना चाहिए। तो एस के बाद पी ढूंढिए, तो कहाँ पे है? पहला वाला में है और लास्ट वाला में है, दो ही जगह है ना। हाँ, ये तो क्लियर हो गया कि मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे एस के बाद पी होगा, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे जरा देखिए, the MSP for wheat is up by 2%, while that of rapeseed mustard is up by 8.6%. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे while जो है ना, इसके पहले ये पूरा वाक्य है, ये दोनों को जोड़ रहा है। यानी कि व्हीट का जो प्राइस है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस है, वो 2% को बढ़ाया गया है। जबकि जो सरसों होता है ना, काली सरसों, पीली सरसों, उसको रेपसीड बोलते हैं, रेपसीड मस्टर्ड, उसमें वृद्धि हुआ है 8.6%। तो यहाँ वाइल जो कंजंक्शन है, यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है ना। तो जोड़ रहा है तो इसके पहले वाला वाक्य हो जाएगा और बाद वाला वाक्य हो जाएगा, यानी क्यू के बाद आर आ रहा है। अब ये देख लीजिए कि पेयर तो बन गया, एस के बाद पी, क्यू के बाद आर, यहाँ पे देखते ही तुरंत बन गया हमारा। अब शुरुआत किससे हो जाएगा? तो इसमें इंट्रोडक्शन कौन सा लग रहा है? क्यू के बाद आर एस पी, ये वाला फोर्थ वाला आंसर हमारा सही लग रहा है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है ना, यहां से शुरू हो रहा है ना। अगर हम इससे शुरू करें, perhaps indicating that government wants, ये तो बीच से पोर्शन ही उठाया हुआ है ना, बीच से। तो पूरा बना के देखिए, इससे हमारा मतलब इस पे हमारा ज्यादा लॉजिक काम कर रहा है। यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस जो व्हीट का है 2% बढ़ा है, जबकि सरसों, काली सरसों, पीली सरसों का 8.6% बढ़ा है। शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट चाहता है फोकस करना ज्यादा से ज्यादा एडिबल आयल्स और आयल सीड पे व्हीट के तुलना में। तो अब ये कहानी पूरा एकदम तस्वीर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ ऑप्शन। और ये भी समझ में आ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है कि ग्रामर का जो न्यूएंसेस है उसको हमें पूरा यूज करना है। आ रहा है समझ में? या उसको भी लॉजिक लेके चलना, वो वही मेन लॉजिक है। ग्रामर ही वो साइंस है जो सही लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है। चलिए योगिता, कोई दिमाग की बत्ती जल रही है कि बत्ती निकल गया? जल रही है? हाँ जल रही है। हाँ चलो देखो, इसमें जरा लास्ट वाला देखो, यहाँ देखो इन इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ ऑफ लिखा है ना, और एक कन्वेंशनल लिखा हुआ है, यहाँ पे बट लिखा हुआ है। तो सारा ट्रिक, इसमें से कौन सा ट्रिक से हम जल्दी पकड़ सकते हैं? ये देखिए, तो यहाँ ऑफ है, प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, तो एक बात क्लियर है कि नाउन आएगा, नाउन आएगा। तो नाउन यहाँ पे ये भी कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो इससे हमें क्लियर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक आर मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल, प्लास्टिक्स। यहाँ पे देखिए, एक कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक्स की तुलना की जा रही है, तो फिर कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक तो होगा नहीं, ये वाला हमने हटा दिया, और ये वाला का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नाउन का तुलना तो नाउन से ही होगा। तो ये वाला हमें क्लियर हो रहा है, यहाँ पे देन है ना, तो कॉम्पोस्टेबल का मतलब क्या होता है? जो आसानी से सड़ गल जाए, है ना। तो कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक ज्यादा महंगा होता है कन्वेंशनल प्लास्टिक से। तो आर के बाद पी होगा, ये दिमाग कह रहा है कि नहीं?
हाँ, तो इसमें सारे से हमें क्लू मिल रहा है, हमें ग्रामर पता है तो सबसे क्लू मिल रहा है, लेकिन हमें सबसे एकदम क्विकेस्ट वाला जो माइंड आपको रिस्पॉन्ड करता है वो वाला पिक करना है। तो आर के बाद पी जरा देखिए। आर के बाद सर कंपोस्टेबल टेस्ट आएगा। हाँ, क्या कंपोस्टेबल टेस्ट आएगा सर। हाँ, ये वाला तो ये दोनों क्लियर हो गया ना आपका, आर के बाद पी। अब ऑप्शन जरा देखिए पहले, आर के बाद पी कितनी जगह है? 3 जगह है ना, 3 जगह है। तो अभी इससे हमारा काम नहीं चल रहा है, चलेगा, कुछ और देखना पड़ेगा। Compostable plastic packaging is not a blanket solution but rather one for a specific targeted application as a majority of compostable plastics। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन हमारा यहां से हो रहा है कि कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक, कॉम्पोस्टेबल का हिंदी लिख लीजिएगा, जो जो वर्ड नया है उसको देर नहीं करिएगा, यानी कि जो आसानी से गल जाए। हाँ, तो कॉम्पोस्टेबल प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो अ ब्लैंकेट सॉल्यूशन, अ ब्लैंकेट सॉल्यूशन नाउन फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि ज्यादातर समस्याओं का, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि मुझे ग्रामर में दिक्कत है, मुझे सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर या रीडिंग स्किल या वोकेबलरी में दिक्कत है, तो मैं कहता हूं कि जो मैं 7 अप्रैल से जो बैच ला रहा हूं वो एक ब्लैंकेट सॉल्यूशन देगा। कौन सा सॉल्यूशन देगा? अब ब्लैंकेट सॉल्यूशन। अब ब्लैंकेट सॉल्यूशन का मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन दे देगा। ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। रीडिंग, राइटिंग सब एक साथ, स्पीकिंग सब एक साथ हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर वो ब्लैंकेट सॉल्यूशन ही देता है। सही है? हाँ, अब ब्लैंकेट सॉल्यूशन सॉल्यूशन ही है, लेकिन ब्लैंकेट बोल दिए तो जितना प्रॉब्लम है ना वो सबको कवर कर देगा एक बार में। हाँ हाँ, एक मतलब पैनेसिया, रामबाण, लेकिन ये होता है सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक साथ। ब्लैंकेट से बहुत सारा फ्रेज नहीं बनता है, जैसे बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट है, ही इज अ वेट ब्लैंकेट। तो अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या हुआ? कबाब में हड्डी है। आप ठंडी के समय में कोई वेट ब्लैंकेट दे दे तो ये कबाब में हड्डी हो गया ना। हाँ, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का, आपके सारे प्रॉब्लम का अगर कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब ब्लैंकेट सॉल्यूशन। अरे ये तो गजब का है, तो ब्लैंकेट सॉल्यूशन है, सब समस्या ही मेरा निपट जाएगा। ठीक है, इसी से जुड़ता हुआ सर, उसको इडियम क्या बोलते हैं? ये तो गले की फांस बन, ये तो गले की हड्डी बन। हाँ, ये गले की हड्डी बन गया है, मतलब ये अभी एग्जैक्टली उसका हमें नहीं पता रहा है, मतलब ये इसको इस तरह से बोलते हैं इरोसोल्यूट प्रॉब्लम, जिसका समाधान नहीं हो, एन इज इरोसोल्यूट, ऐसे बोलते हैं। इसका फ्रेजेज भी कुछ होगा, लेकिन एन इज इरोसोल्यूट प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो बोलिए, समझ में आया है ना? आगे समझ में आया है। हाँ हाँ, मैं सारे चीज का प्रैक्टिस कराऊंगा, हर दिन कराऊंगा, और पूरा 2 घंटा एकदम जम के करेंगे सारी। आप हमें खुश रखिए, हम आपको खुश रखते हैं, चिंता नहीं करिए। हाँ बस, अब ये देखिए जरा, अब यहां देखिए, नर्सेज अनलाइक फिजिशियंस हैव। अब यहां हैव को देखिए, तो हैव के बाद क्या आ जाएगा? चाहे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है या नाउन आ सकता है ना, यही दो आ सकता है ना। तो इसको देख के भी हमें पता चल रहा है यहाँ ए भी नाउन नहीं है, ए भी नाउन नहीं है, ए भी नाउन नहीं है, तो ये बिन क्या है? बी का थर्ड फॉर्म ही है ना, तो ये हो जाएगा, ए से शुरू हो जाएगा। बोलिए, ए से शुरू होने वाला कितना है? एक ही है ना, तो ऐसे भी हमें आंसर
एकदम जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे, मतलब पलक भी नहीं झपकेगा और आंसर मिल जाएगा। अभी तो समझा रहे हैं तो हर पहलू पे हम बात कर रहे हैं ना। जी सर। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, हैव बीन स्लो टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। द स्टेटस, रिलेट टू द स्टेटस, किसका स्टेटस, तो किसका स्टेटस में संबंध बताने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए क्या होता है, ऑफ होता है ना, जी तो इसके साथ इसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, देखिए कहाँ पे है, सेकंड में। तो अब डी के लिए सोचने की ज्यादा क्या जरूरत है ना, जी हो गया। अब देखिए इसका अर्थ बताइए, नर्सेस, यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। कौन है सब्जेक्ट, क्योंकि अनलाइक हमारा प्रीपोजिशन है ना, तो फिजिशियन तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो नर्सेज के अनुसार यहां हैव लगा, यानी नर्सेज हैव बीन स्लो, यानी नर्सेज जो होती है डॉक्टर की तुलना में स्लो होती है अडॉप्ट करने के लिए इन सारे टेक्नोलॉजी को, यानी डॉक्टर जितना फास्ट अडॉप्ट करता है, सीखता है, उतना फास्ट नर्स नहीं कर सकती है, ठीक है ना। रीजन क्या है, रीजन फॉर दिस, इसके लिए जो रीजन है, शायद राइटर संभवतः कह रहा है प्रोबेबिलिटी के आधार पे, रिलेट टू द स्टेटस, उन दोनों का जो स्टेटस है दोनों का इन प्रोफेशंस का, ये एक कारण हो सकता है। विद इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, हॉस्पिटल सेटिंग्स में इन दोनों का स्टेटस अलग है, नर्स का अलग है, फिजिशियन का अलग है, इसलिए नर्स थोड़ा स्लो होती है अडॉप्ट करने में। कहानी क्लियर है योगिता जी? हाँ, चलिए अगला देखिए, The researchers performed experiments and developed a model. अब यहां देखिए रिसर्चर्स है ना, अब ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम इसके बाद हमें मेन वर्ब खोजना है, तो यहाँ पे रिसर्चर्स है, तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। डेवलप्ड अ मॉडल, डेवलप्ड अ मॉडल, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप अ मॉडल, पर्पस क्या है, तो पर्पस बताने के लिए क्या यूज करते हैं, इन्फिनेटिव। क्यों डेवलप किया था, मॉडल को क्यों डेवलप किया है, टू डायरेक्ट इट्स फॉरेजिंग बिहेवियर, तो इसके बाद ये वाला आएगा, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। चलिए और देखते हैं, विच एक्सप्लेन्स हाउ द वर्म्स टेस्ट सेंसर्स प्रोसेस, यहां देखिए हाउ लिखा है ना, तो हाउ क्या बताता है, प्रोसेस को ही बताता है, कैसे वर्म्स का टेस्ट सेंसर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, तो इसके बाद ये वाला आ रहा है, बन रहा है, और इसके बाद ये वाला बन रहा है। अब शुरुआत में कौन सा आएगा, शुरुआत तो दिया हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा रिसर्चर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप अ मॉडल टू डायरेक्ट इज फोरेजिंग, फोरेज का मतलब क्या होता है, फोरेज का मतलब खाना खोजना, जैसे चींटी वगैरह खाना खोजने के लिए निकलती है ना, हाँ, तो फोरेज का मतलब टू सर्च फॉर फूड, तो यहाँ पे इसके बाद ये आया, ये है फोरेजिंग बिहेवियर, और विच एक्सप्लेन्स, कैसे एक वर्म जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, टेस्ट करता है सेंसर्स प्रोसेस, सेंसर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कहाँ पे भोजन है वो खोज लेता है। तो इस तरीके से हमारा हो जा रहा है PRQS, PRQS कौन सा है, सेकेंड वाला ऑप्शन है, और सोचना है तो सोचिए इसके बारे में, कोई डाउट है? मिल रहा है, चलिए आगे बताइए। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग दिया हुआ है, देयर वर टू फाइनल, अब यहाँ पे टू फाइनल है, तो यहाँ पे फाइनल टू है, फाइनल एडजेक्टिव हुआ, टू संख्या दे रहा है, तो फिर आगे कोई जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो प्लूरल ही होगा ना, नाउन, जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे देयर तो एडवर्ब है, वर लिखा है, टू संख्या भी लिखा है, तो आगे का नाउन प्लूरल कहाँ पे दिख रहा है, एक ही है ना, तो सी से शुरू होगा, और हम डैम श्योर हैं कि सी ही हो सकता है, देयर वर टू फाइनल गिफ्ट्स द सुकरात गेव मी, सही है, तो सी से शुरू होगा। इसके बाद
वो क्या था, 2 गिफ्ट्स, उसको डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, अ स्टोरी एंड अ पार्चमेंट। पार्चमेंट किसे कहते हैं? जैसे पहले के जमाने में जो कागज वगैरह जब इन्वेंट नहीं हुआ था, तो फिर जो बहुत सारे जो नक्शा बनते थे देश के, या बहुत सारी चीजें जो लिखी जाती थी, देश के नियम कानून या धर्म से संबंधित बातें, उनको जानवर का, जैसे डियर है, बियर है, या कोई भी जानवर है, उसके स्किन को साफ करके और उसी पे लिखते थे, नक्शा बनाते थे, जो भी लिखना होता था लिखते थे, ताकि लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी ना पेपर के तुलना में। जी सर। उसी को कहते हैं पार्चमेंट। समझ गए? तो हम यहाँ लिखा है सर जानवर की खाल। हाँ, जानवर की खाल जो लिखने के उद्देश्य से लोग यूज करते थे, पार्चमेंट। मतलब ये प्राचीन समय में जानवर के खाल पे लोग लिखते थे, नक्शा बनाते थे, ताकि वो लंबे समय तक उनके पास कंजर्व होके रहे, सुरक्षित होके। उसी को हम कहते हैं पार्चमेंट। तो देयर वर 2 फाइनल गिफ्ट्स, 2 गिफ्ट्स, उपहार सुकरात ने मुझे दिया था। एक कहानी दिया था और एक पार्चमेंट दिया था, यानी कि एक स्टोरी था और एक स्किन का टुकड़ा दिया था। अब ये स्टोरी पहले आया है, पार्चमेंट बाद में आया है, तो पहले स्टोरी को डिस्क्राइब करेगा और बाद में पार्चमेंट का। अब स्टोरी जो था, द स्टोरी वाज द टेल ऑफ कुंती, मदर ऑफ अर्जुन, और पार्चमेंट वाज अ मैप ऑफ भारत मेनी किंगडम्स, भारत के बहुत सारे साम्राज्य का उसमें नक्शा था। तो ये पार्चमेंट को बाद में आया और ये पहले आया। इस तरह से घटनाओं को हमने देखा। क्लियर? तो हमें तुरंत ही मिल गया था कि यहाँ पे ये है तो यही हो सकता है, तो सी हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन के अलावा कोई था ही नहीं। जी। बोलिए, अब आपको प्राउड फील हो रहा है अपने दिमाग पे? ये जादू हो गया। चलिए और बनाइए। अब यहाँ देखिए, एट पेरिस, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज हो गया। जस्ट आफ्टर डार्क, ये भी एडवर्ब फ्रेज है। ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हुआ, ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम हुआ। अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो एडवर्ब है ना, एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये टाइम वाला, ये प्लेस वाला। अभी हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। एट पेरिस जस्ट आफ्टर डार्क क्या हुआ? और इसको डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ, वन गस्टी इवनिंग इन द ऑटम ऑफ 18 आई वॉज एंजॉइंग द 2-fold लग्जरी। यहां देखिए लिखा है 2-fold लग्जरी को एंजॉय कर रहे थे। 2-fold, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 क्या है? लग्जरी। 2-fold लग्जरी ऑफ मेडिटेशन एंड मियर्स चॉम इन कंपनी, किसके संगति में? इन कंपनी विद माई फ्रेंड ऑगस्ट डुपिन इन हिज लिटिल बैक लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ये सीधा बन रहा है, ये वाला बी हो जाएगा पहले, और बी के बाद सी हो रहा है, और उसके बाद ये जो है 2 को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, मेडिटेशन एंड मिस चॉम। मिस चॉम समझते हैं? मीर कहते हैं समुंदर को, मीर कहते हैं समुंदर को, और मिस चॉम कहते हैं जो समुंदर पे जो झाग बनता है ना, एकदम उजला उजला, और सरफेस पे आके एकदम परत बना देता है एकदम सफेद रंग का, तो उसी को मिस चॉम कहते हैं। मीर का मतलब खाली बोलेंगे तो ये समुंदर हो जाएगा, सी। हाँ, सॉरी, मीर खाली बोलेंगे तो सी समुंदर, हाँ, और चाम बोलेंगे तो समुंदर। मिस झाग, सफेद झाग। ये हमारा बनेगा सर, तो बी सी हो गया। और यहाँ पे 2 से हम, यहाँ पे पता चल रहा था 2 है ना, तो एंड से 2 को जुड़ गया ना, मेडिटेशन और मिसचॉम, तो ये 2 जुड़ गया। तो इतना क्लियर हो गया कि सी के बाद ए हो जाएगा। तो सी के बाद ए ढूंढिए कहां पे है? सी के बाद ए कहां पे था? सी के बाद तीसरा एक ही में था, तो और ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ढूंढना भी है तो कंपनी से जुड़ गई। किसका संगति था भाई? कंपनी विद माय फ्रेंड्स अगस्ता, तो इसका इससे जुड़ गया। समझ गए?
हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया अपना, हम श्योर हो गए कि ए के बाद डी हो जाएगा। तो ए के बाद डी कहाँ पे है? दो जगह है। ए के बाद डी दो जगह है, और बी के बाद सी कहाँ पे है? बी के बाद सी कहाँ, कितनी जगह पे है? दो जगह पे। तो फिर यहाँ पे बी से शुरू हो रहा है, यहाँ पे इसी से सीरीज बना रहा है ना। यहाँ पे देखिए एडवर्ब था, ये कॉमा के बाद भी एडवर्ब है, और यहाँ पे भी क्या हो गया? ए भी एडवर्ब हो गया, तो ये सीरीज बन गया ना। तो ये बी से शुरू हो रहा है, तो बी से शुरू होने वाला ही था, तो हमें आंसर मिल गया। हाँ, जितने तरह के शब्द होते हैं उतने ही तरह के फ्रेज होते हैं, और फ्रेज पहचानने का तरीका है, उसका कार्य भी देखना है और लास्ट वाला वर्ड भी देखना है, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे साथ में क्लैरिटी मिलता जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए क्लियर करता है ना पंक्चुएशन, जैसे एट पेरिस, तो आपको पता है ना कि कहां से जब जवाब मिले तो एडवर्ब होता है, कब से जवाब मिले तो एडवर्ब होता है, वाई का जवाब मिले तो एडवर्ब होता है, हाउ का जवाब मिले तो एडवर्ब होता है, चाहे वो शब्द हो या फ्रेज हो। व्हाट से जो जवाब मिलेगा नाउन होगा, हु से जो जवाब मिलेगा नाउन होगा, विच से जो जवाब मिलेगा नाउन होगा। पहचान गए? दिमाग की बत्ती जला के रखना है बस, हमेशा ये नहीं बोलना है कि ये नहीं होता है, ये बोलिए कि हो जाएगा, बस बताइए सर, अच्छा से बताइए, हो जाएगा। आप हम पे प्रेशर बनाइए अच्छा से अच्छा चीज पढ़ाने का, है कि नहीं? खाली दुख का बात मत बतियाइए, सोल्यूशन का बात बतियाइएगा, तो आपको समाधान ही मिलेगा। रोते रहेंगे तो रोते ही रहेंगे। हम अपने जीवन में कोई दुख को मानते ही नहीं कि लाइफ में कोई दुख है, कोई संघर्ष है कि नहीं? अब सुबह में उठ के सबसे पहले मोबाइल देखेंगे तो दिमाग में तो वही सब बातें जाएगी। सुबह में सबसे पहले अपने आप को रीप्रोग्राम करिए, क्या करना है, छोटे छोटे ही गोल हैं, क्या करना है वो सोचिए और वही करिए। अपना दिमाग को एकदम ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिए, जो जैसा मतलब चलाना चाहता है चलाए, तो फिर दिक्कत होती है। से शुरू होगा हमारा। हाँ, अब ये देखिए, यहां देखिए लास्ट में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंसिंग पॉलिसीज, मोर स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कंट्रोल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग पॉलिसीज, एक ये हो गया। ईस्ट एशियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड, अब यहां देखिए यहां पे इम्प्लीमेंटेड हमें वर्ब मिल गया ना, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है ना। तो पूछिए इस क्या इम्प्लीमेंट किया? तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वाला तो होगा नहीं। इम्प्लीमेंटेड किया ईस्ट एशियन गवर्नमेंट, यानी कि जो जापान को छोड़ के जितना भी ईस्ट एशियन गवर्नमेंट है इम्प्लीमेंट किया। तो इम्प्लीमेंट किया एज वेल एज भी नहीं आएगा, ए बी कंजंक्शन, ए बी कंजंक्शन, तो कौन सा हो जाएगा? क्यू के बाद पी। ये भी देखिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं? लास्ट में क्या है? ये नाउन है, ये लास्ट में क्या है? नाउन है। तो दोनों तरफ नाउन फ्रेज को जोड़ रहा है, इक्वल ग्रामेटिकल रैंक वाले चीजों को, और ये दोनों ऑब्जेक्ट बन गए इस वर्ब के। तो क्यू के बाद पी ढूंढिए जरा कहां पे है, एक ही में है। ठीक है, पॉलिसीज एज वेल एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन पॉलिसीज सिंस द अर्ली स्टेजेस, यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो हमें वैसे दो ही ऑप्शन से क्लियर हो रहा था कि पी के बाद आर हो जाएगा, सॉरी ये हमारा क्यू के बाद पी हो जाएगा। 10 बनाया है, तो अभी हम लोग 4-5 और बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। कल सैटरडे संडे में क्या किया जाए, इसी को बनाया जाए। सर योगिता को पूछा जाए कि कोई इससे फायदा हो रहा है तो फिर हम कल बना लेंगे।
हाँ, योगिता आपको फायदा हो रहा है? योगिता जी, आर यू बेनिफिटेड फ्रॉम इट? या कुछ और पढ़ा जाए कल यूट्यूब के क्लास में सैटरडे संडे को? ये सर कुछ ऐसा दिया जाए ताकि आपके कुछ और पढ़ाई। हाँ, क्या डिटरमिनर का प्रैक्टिस कराएं? हाँ मंजू दी, आप क्या कहती हैं? यस डिटरमिनर मुझे थोड़ा सा मॉडिफायर्स में दिक्कत आ रहा था। डिटरमिनर कराते हैं। अभी दिक्कत तो सब में ही आएगा, कुछ भी पढ़ेंगे सब में फायदा ही करेगा। जी नो प्रॉब्लम, बस डिटरमिनर कराइए। मन से पढ़ना है, मन से पढ़ाना है, बस कुछ भी कराएंगे सब में फायदा ही फायदा है। ये लॉजिक सर आपने पहले क्यों नहीं कराया? ये मैं कराना तो चाहता हूँ, कराया भी है, लेकिन सुनते नहीं है ना। अभी करा दिया ना, कल से फिर रोने लगिएगा, आदत है ना। नहीं, हम नहीं रो सकते, हमें तो अच्छा लगा है बहुत। अच्छा वो तो ठीक है, फिर अच्छा लगा तो मैं और अच्छा चीज लाऊंगा ना। जब आप लोग खुश रहेंगे तो मैं और चीज अच्छा लाऊंगा। आज 10 काफी है। बहुत है सर, ये ट्रिक तो मैं उसमें भी सर, ये जो हम वोकैबुलरी है उसमें। ये ट्रिक नहीं है मैम, ये ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं मैंने बताया है। ये ब्लैंकेट सॉल्यूशन है, ग्रामर जो आप रोज भूल जाते हैं। कभी टेंस भूलेंगे, कभी एडवर्ब भूलेंगे, कभी डिटरमिनर भूलेंगे, कभी एडजेक्टिव, कभी मॉडिफायर, कभी फाइनाइट, कभी नॉन फाइनाइट। ये ट्रिक नहीं है। ग्रामर गिव्स अस अ ब्लैंकेट सॉल्यूशन। तो आपको ग्रामर अगर समझ में आता है तो ना बोलने में दिक्कत होगा सही और ना लिखने में, ना पढ़ने में। यानी सबसे ज्यादा अगर आपको दिमाग लगाना है वो ग्रामर का दिमाग लगाना है। वो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना एकदम ऑन क्लाउड 9 रखेगा। हाँ, और अगर हम ग्रामर को छोड़ के बाकी कितना भी लिखते रहिए, मतलब गलती कर रहे हैं, सोचिए हम गलती कर रहे हैं और कोई बताने वाला नहीं है, तो चाहे वो 70 साल तक गलती कर लीजिए, 700 साल तक गलती कर लीजिए, गलती ही करेंगे ना, वो तो आदत बन गई फिर। वो तो हम करते ही जाएंगे सर। और जो हम गलती कर रहे हैं और हम सीख गए तो वो वरदान हो गया। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चा लोग जब गलती करता है तो उसको बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे। अब कोई लोग को बताने में 2 साल लग गया तो 2 साल तक वो गलती कर रहा है, फिर बाद में वो जाता नहीं है। उसकी आदत बन गई, नेचर बन गया फिर वो। तो हमें ये करना है कि बार बार हमने एक ही चीज को बोला है कि ग्रामर को बहुत अच्छे से समझिए। जितना भी पैसेज करा रहे हैं, क्लोज टेस्ट करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, उन सब चीजों में ग्रामर पे ही फोकस रहता है हमारा। है कि नहीं? इसीलिए मैंने ये फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये सेकंड विचार किया था कि ये यहाँ से हमारा सेंटेंस चलेगा। हाँ इधर हमारी इम्प्लीमेंटेड हमारी यहाँ पे वर्क। बिल्कुल, अभी जैसे कल डिटरमिनर कराएंगे ना, तो उसमें देखिएगा कितना सारा चीज आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। चलिए मिलते हैं कल यूट्यूब पे। और ये वाला वीडियो भी मैं डाल देता हूँ। श्योर सर, श्योर। ये वाला वीडियो जो है ना, ये जैसे मैंने 10 क्लासेस कराया है ना आपको, ये सॉरी, ये पाराजंबल का मैंने बताया कि कैसे ट्रिकी वे में हम बिना अर्थ समझे भी पाराजंबल को बना सकते हैं। ये चीजें लगातार मैं कराऊंगा और सैटरडे संडे 2 दिन मैं आऊंगा आपको हेल्प करने के लिए यूट्यूब पे, ताकि कनेक्टिविटी बना रहे, मोमेंटम हमारा ब्रेकडाउन ना हो। तो टाइमिंग रहेगा 7 बजे, तो 7 बजे हम लोग मिलते हैं कल यूट्यूब पे, ठीक है ना? कुछ नया एक्साइटिंग क्लास के साथ। थैंक यू। और कोई दिक्कत हो गई योगिता तो मुझे फोन करके बता देना, चुपचाप घर में पड़ जाती है। मतलब कुछ बताएगी नहीं तो सोल्यूशन कैसे होगा? और मेहनत करो, अभी टाइम आ गया है, जो आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। जी सर, आपकी दया। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। साथियों, क्या आप भी एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं
और इंग्लिश पेपर का डर आपको सता रहा है तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए शानदार समाधान लेकर आ रहा हूं इंग्लिश फाउंडेशन टू सिलेक्शन बैच के माध्यम से, जिसमें 2 घंटे का हाई इम्पैक्ट क्लास होगा। और खास बात यह है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा, अर्थात बिल्कुल फिजिकल क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। और मेथोडिकल फ्रेमवर्क आपका बेहतरीन रहे पहला क्लास से ही, इसके लिए क्लास को 3 पिलर फॉर्मूला पे बनाया गया है, अर्थात हर क्लास को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन 1 आवर का है जिसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस प्रैक्टिस, दूसरा सेक्शन हाफ एन आवर का है जिसमें वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस, और तीसरा सेक्शन हाफ एन आवर का है जिसमें रीडिंग। यानी कि एग्जाम के जरूरतों के हिसाब से सटीक तैयारी, बिल्कुल मेथोडिकल फ्रेमवर्क से एकदम हाई इंपैक्ट क्लासेस। और ये बैच शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2026 से, टाइमिंग है 8 to 10 PM। खास बात एक और है, इस कोर्स के लिए आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप मंथली पेमेंट मोड पे आ सकते हैं। इससे क्लास का मोमेंटम और क्वालिटी दोनों बना रहेगा। तो आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या www.shyamsharmaclasses.in से भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। विशेष इंक्वायरी के लिए 9599614791 पे कॉल कर सकते हैं, और जो ऐप और वेबसाइट का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है।